हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एटम जेई 2022 के पीवाईक्यू। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ 2023 के पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है आप अपना इमोशनल बैलेंस बनाइए रखिए। आप पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ने पे भरोसा कीजिए और आगे अच्छा ही होगा अगर आपकी मेहनत रंग लाई तो। अगर आपने दिल से मेहनत किया हो तो ठीक है। तो आपको अपने जो मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस पर भरोसा रखना चाहिए। और पीवाईक्यू क्यों करनी चाहिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है और पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो। इसलिए आप 1-2-3 साल कम से कम, वैसे तो मैक्सिमम पीवाईक्यू करके जाइए, फिर भी 2020 के बाद तो सारे ही करके जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बार मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं बहुत ईजी आए हुए हैं। कह रहे फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, और सेकेंड कह रहा है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दो केस दिए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे वो करेंगे हाइड्रोजन की एनर्जी का, और हाइड्रोजन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एन nth ऑर्बिट के लिए -13.6। वैसे तो जेड भी आता है लेकिन जेड यहाँ 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपका क्या होता है, एन ऑर्बिट के लिए एनर्जी होती है। अब पहला कह रहा है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एन होता है 1 अगर लिखा है ग्राउंड स्टेट। N1 कहाँ पर होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगा। उसके बाद N2 जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N3 को हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकेंड परमिटेड सेकेंड परमिटेड मतलब E2। अगर उसने ऐसे एक्साइटेड नहीं दिया है, सेकेंड परमिटेड कहा है तो सेकेंड परमिटेड मतलब N2, थर्ड परमिटेड मतलब N3, सेकेंड लेवल मतलब N2, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट मतलब इन्फिनिटी, क्योंकि एन इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो देखो जब भी आपसे वैल्यू पूछी है तो आप इसमें जब यूज करेंगे, आपसे पूछा है सेकेंड, फर्स्ट लेवल से सेकेंड, और किसका रेशियो निकालना है, इन्फिनिटी फर्स्ट से इन्फिनिटी। तो 2 बार आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है और उसका माइनस करके आंसर निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E2 कितना हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं 13.6। अगर n की जगह पे यहाँ पे 2 रखें तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और n1 रखें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 - 1/4, और इन्फिनिटी में समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो 0 - 13.6 प्लस के 13.6 हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3:4 करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा बी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन। तो लाइमन सीरीज जो होती है बच्चों वो स्टार्ट होती है N1 से और बाल्मर 2 से, ऐसे ही 3 4 5 से। तो कह रहे फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया कि N1 से तो स्टार्ट होती है, फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया N1 तो 1 हो गया, N2 की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको हम फर्स्ट लाइन कहते हैं। और किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला R N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पहली लाइन के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/λ आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 4 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/3R/4, मतलब लैम्डा की वैल्यू आएगी 4/3R, जो आपको लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है। आप कह रहे हैं द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बिटवीन वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पाशियन एंड सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। देखो बाल्मर में N1 कितना होता है, 2 होता है, पाशियन में N1 कितना होता है, 3 होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं किसकी, पाशियन की। तो लैम्डा 3 = हो जाएगा R, 3 से
पहला वाला हमें हमेशा पता रहेगा, और इसमें क्या कह रहे हैं, सेकंड थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। देखो 3 से 4 पहली लाइन, 3 से 5 दूसरी लाइन, और 3 से 6 हो जाएगी तीसरी लाइन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका R9। तो ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा R/3 R/36, ठीक है। और अगर आप 1/λ2 निकालें, बाल्मर के लिए निकालें, तो बाल्मर का हो जाएगा R, और सेकंड लाइन कह रहे हैं जिसको हम H बीटा लाइन भी कहते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, एलसीएम लेंगे तो 3R/16। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप रीअरेंज करें तो R/9 इंटू 3/4 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं R/4 इंटू 3/4, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी डिफरेंस करने में सुविधा होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, a लैम्डा है। तो जो λ3 माइनस λ2 है वो आपका डिफरेंस कितना दे रहा है, λ3 माइनस λ2 वो दे रहा है a लैम्डा। तो λ3 और λ2 यहाँ से जब आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप एलसीएम लेके जब डिफरेंस करेंगे तो आएगा 20/3R, ठीक है। इसको आप डिफरेंस करेंगे 20/3R, ए हमें निकालना है, और लैम्डा की वैल्यू जो ये है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है 4/3R। 3R से 3R मर गया, तो ये आ गया 5। तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस कैलकुलेशन बढ़ाई है किसी किसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक हो गया। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ एक्साइटेड स्टेट कितनी होगी, और ये रिडबर्ग के फॉर्म में पूछी है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी कोई फोटोन रिलीज करके एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करेगा, जिसका फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। अब देखो, आपसे कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में आ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया, पहला वाला 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा हम n मान लेते हैं, हमें पता नहीं है, बस यहाँ से आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, √λr अपॉन में λr-1। ये नीट में भी रिपीट किया गया था इससे पहले क्वेश्चन, फिर आपके जेई में आया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ x अपॉन x+4 इज रेशियो ऑफ एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कह रहे थर्ड परमिटेड एनर्जी लेवल टू सेकेंड, ठीक है। अभी भी हमने बात करी थी, थर्ड में n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सेकेंड में n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगा आपका 13.6। अगर 2 लेवल की आप बात करो तो कितनी हो जाएगी, n2। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अगर आपको 2 से 1 माना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। वैसे हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला आपका होता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी एक लेवल का। अगर आपसे 2 लेवल की बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनल इंटू इनिशियल। तो NF फाइनल, फाइनल कहाँ था और इनिशियली अब ये कहाँ आया, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, उल्टा लिख दिया शायद, इनिशियल पहले आएगा, इनिशियल और फाइनल बाद में आएगा, आप माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है। IF अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा कह रहा है कि जो पहला है इसको मैं E1 कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ आया, थर्ड से सेकंड में। इसका मतलब ये हो गया 13.6 यही रहा, थर्ड से सेकंड में आया तो पहले सेकंड का स्क्वायर फिर थर्ड का स्क्वायर, ठीक हो गया। सेकंड केस में कह रहे हैं हाईएस्ट परमिटेड लेवल टू सेकंड, तो हाईएस्ट में अभी मैंने आपको बताया था, इसकी एनर्जी को हम E2 कर लेते हैं, और जहाँ से आ रहा है मतलब जो फाइनल स्टेट था उसको बाद में लिखना है, तो ये तो 1/∞ हो जाएगा। और आ कहाँ रहा है, लोअर वैल्यू कितनी है, सेकंड, सेकंड मीन्स 1/4, ठीक हो गया। इन दोनों का रेशियो आपका हमको दिया गया है x/x+4। अभी क्वेश्चन बढ़ाने वाली बात है बेसिक क्वेश्चन। तो 13.6 से 13.6 कैंसिल हो गया, और बाकी कितना आएगा, 9, 5/36, 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 5/9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू 5/9 आई इन दोनों को डिवाइड करके। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x = 5x + 20, और x आ जाएगा आपका 5। चलिए आगे चलते हैं।
करें द मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन। देखिए सेकंड कंडीशन ये है आपकी बोर मॉडल की कि वही ऑर्बिट आपका पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। और आपको मैं बता दूं एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो mvr इक्वल टू NH/2π। ठीक हो गया। अब यहाँ से मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम होता है mv, तो mv को यही रहने दो, बाकी r इधर भेज दो, तो NH/2πr। अब देखो बच्चों ये 2022 के p/q हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो आपका कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम वाला 2023 में इससे 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ रहे। आप यहाँ से जैसे मोमेंटम आ गया, मोमेंटम की वैल्यू आ गई, तो अगला स्टेप क्या हो सकता है हमारे जेई के जो एक्सपर्ट हैं कि वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी h/p। तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। और इस बार आप देखेंगे 2023 के p/q, तो 23 में आपसे क्या पूछा गया था, 23 में आपसे पूछा गया था कि हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बताओ, सेकंड का बताओ, थर्ड का बताओ, तो आप उनको देख सकते हैं हमारे p/q में, या आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2πr। और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ कंडीशन, या आप बोल सकते हो डी ब्रोगली और बोर की कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए लैम्डा और आर का रिलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा आपका यहाँ पे मिस हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको कह रहे हैं कि √d दो दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे कि √d1 और √d2 आर इम्पैक्ट पैरामीटर टू स्कैटरिंग एंगल इतना इतना व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचिंग टू गोल्डन न्यूक्लियस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि d1 इक्वल टू x d2, तो x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है kz²/e cot θ/2, और ये भी पहले जेई में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन करो जेई, और जेई के ही क्वेश्चन करो आप, ठीक है। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है cot θ/2। तो आपसे कह रहे हैं अगर इम्पैक्ट पैरामीटर d1 है तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा cot, और एंगल कितना दिया है 60 का आधा कितना हो गया 30। सेकेंड केस में जो √d2 है ये कितना हो जाएगा cot कितना दिया था 90 का आधा कितना हो गया 45। तो कह रहे हैं अगर d1 इक्वल टू x d2 है तो आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा d1/d2 हो जाएगा आपका cot 30 और ये आ जाएगा √3, क्योंकि 45 तो 1 हो गया, तो √d1 इक्वल टू √3d2 हो जाएगा, और ये भी रूट में होगा, जब दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 3d2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर। तो बच्चों जब हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेडिएशन इमिटेड नहीं होके रेडिएशन होगा एब्जॉर्ब। जब भी आप खुद ही सोचिए, ये दो लेवल है इनिशियल से फाइनल, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से ऊपर जाएगा तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्साइटेड करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब होता है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा, तब इमिटेट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर इज एसोसिएट विद द फ्रीक्वेंसी इतना। अब देखो अभी भी बताया था मैंने कि जो एनर्जी का गैप होगा वो क्या होगा, फोटोन के बराबर होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी ये करेक्ट है। तो भैया कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया, बी भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम है जो कि अपना ग्राउंड स्टेट मतलब N1 में है, एब्जॉर्ब फोटोन, उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया। एंगुलर मोमेंटम देखो अभी भी आया ना क्वेश्चन, वही एंगुलर मोमेंटम वाला, जब मैंने आपको अभी भी बताया था जब एनर्जी कोई भी एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारी जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, n इनिशियल का स्क्वायर -1 n फाइनल का स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो एनर्जी हो कितनी हो जाएगी, 10.2 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज बाय द वैल्यू, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियली n1 कितना होगा 1 होगा, और ग्राउंड स्टेट से जाके
हमारा ये NF आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा। अब देखो ग्राउंड स्टेट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2 मतलब H/2 होगा। अब वो कहाँ गया है ये हमें पता करना है, n की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 N2 आ जाएगा आपका यहाँ से। ये NF जो है हमारा ये आ जाएगा 4 मतलब 2 आ जाएगा, और NF अगर 2 आ जाएगा तो आप ये कह सकते हैं 2H/2 अब देखो दोनों का डिफरेंस निकालोगे अगर, तो डेल्टा L इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा L आ जाएगा L2 माइनस L1, तो ये आ जाएगा H/2 और H/2 की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट होती है 1.05 10⁻34, ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 9, एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट है, एक ही वेवलेंथ है उसकी, is used to excite the electron Li++ lithium++ from first orbit to third orbit wavelength। तो वेवलेंथ कितना होगा पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन जैसा भी हमने किया था, जब भी हम किसी को एक्साइट करेंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 13.6। देखो Z² होती है, मैं आपसे कह रहा था हाइड्रोजन लाइक जब भी नहीं होगा तो आपको फिर Z लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट करें तो 1 से 3 हो गई, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 13.6। लिथियम का Z होता है 3 का मतलब 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9, 9 से 9 कट गया तो आ गया 108.8 आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपसे कह रहे हैं कि वेवलेंथ कितनी होगी। देखो ये एनर्जी है और एनर्जी की वैल्यू आपने निकाल ली, एनर्जी ही होता है आपका hc/λ, और hc/λ कितना है 108.8। तो जैसे आप यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो SC की वैल्यू देखो डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ 12400 करके आप याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आपका ये वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर देना SC की, और आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉन में आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 114 आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं कि इन ग्राउंड स्टेट, ये आपके मॉडल से क्वेश्चन आया है। ग्राउंड स्टेट ये आपके NCERT बच्चों, जब आप उसमें जाओगे एक्सरसाइज में तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में आपका जो रदरफोर्ड है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, जैसे आपसे कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में रदरफोर्ड जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और थॉमसन में क्या होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ये गलत है, उल्टा कर दिया इन्होंने। सेकंड कह रहा है कि एन एटम इज कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन रदरफोर्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इन थॉमसन, ये भी इन्होंने उल्टा कर दिया। आगे कह रहे हैं क्लासिकल मॉडल ये वाला सही है, रदरफोर्ड कहता था कि एक बार इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो आप एक बार इनको देख लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। आगे क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि इन बोर मॉडल के पी और ई जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन चूज करो। तो इसमें देखो, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है। जो हमारी एनर्जी होती है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है नेगेटिव समथिंग 1/n, ऐसे करके होता है। काइनेटिक एनर्जी का होता है पॉजिटिव समथिंग 1/n, और पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है माइनस समथिंग ओवर n। तो n देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा, n मान लो 1 पे है, 1 से जंप करेगा तो n क्या होगा इंक्रीज होगा। तो n इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये दोनों इंक्रीज होते हैं और ये डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी और ये दोनों इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कि द रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द स्पीड ऑफ इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखो जो स्पीड होती है बच्चों, अभी मैं इसको आपका कॉन्सेप्ट मैप भी बताऊंगा। स्पीड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होती है 10⁻6 × Z/n, ठीक है। तो अब आपको दोनों के लिए यहाँ पे लगाना है। तो हाइड्रोजन ओवर हीलियम अगर आप देखें जो स्पीड होगी, दोनों को कंपेयर करें तो Z हाइड्रोजन का और Z हीलियम का, क्योंकि ये वाला कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आपका करेक्ट है। तो ये तो क्वेश्चन थे, 12 ही क्वेश्चन थे इसमें जो मेरे को मिल पाए, शायद 12 ही आए होंगे। और 6 पेपर अगर आप लेते हो, 6 पेपर एक शिफ्ट में होते हैं, तो 6, और आप ये समझ सकते हो कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा। एक पेपर है उसमें एक क्वेश्चन होगा, तो 12 पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही न्यूक्लियाई के 12 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही 12 ड्वेल नेचर के क्वेश्चन होंगे। तो ये मान के चलो आपकी एक क्वेश्चन आपका भैया, एक क्वेश्चन एटम से आएगा, पक्का आएगा, कंफर्म है।
एक क्वेश्चन आपका न्यूक्लियाई से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ड्वेल से आएगा और एक क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से आएगा। तो आप चाहें तो अपने 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और 4 क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 20 मार्क्स आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। 20 नहीं 16, 4 का 1 होगा 16। देखो बोर मॉडल, जब भी आप बोर मॉडल लगाएंगे भैया, तो बोर मॉडल में देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। इस बार मैंने जिसमें कम क्वेश्चन होंगे उसमें मैं कुछ कंसेप्ट मैप भी बता दूंगा। वैसे हमारी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज भी मॉडर्न फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करी है, आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। तो जो रेडियस होती है हाइड्रोजन लाइक एटम की भैया, वो होती है, आपको ये याद रखने की जरूरत है 0.53। ठीक है, और आपको ना बच्चों जेड के टर्म में याद करने की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा कि आपका वो हाइड्रोजन ना देके लिथियम दे देगा तो आपको फिर दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा होता है। इस जो ये वाली बात है इसको हम बोलते हैं बोर रेडियस। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो फॉर्मूला क्या कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा Rn इक्वल टू 0.53 n²। ठीक हो गया, वहां Z1 होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर बात करें वेलोसिटी की, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और नीचे होगा इंटू में Z/n। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो Z/n पे डिपेंड करती है। ठीक है, अपॉन n पे डिपेंड करती है। एक फॉर्मूला और ध्यान रखिए, C/137 Z/1। ठीक है, Z/n। और ये जो है ना, इसको हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा मतलब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी इसकी वैल्यू होती है। थर्ड, हम इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है nth ऑर्बिट का वो होता है T1 इंटू n की पावर q, और जो T1 की वैल्यू हम 2πr/v से निकालते हैं वो आता है 151 या 152 के आसपास 16 सेकेंड। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी अगर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1/3 हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया होगा। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, जो बच्चों रेडियस है ना, रेडियस वो बोर रेडियस में मास भी होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेडियस मास पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, तो रेडियस मास पे भी डिपेंड करती है। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा आगे और चलते हैं, हाइड्रोजन में ही मैंने उसे 3 कंसेप्ट में लिखे हैं, कोई बात नहीं 4 भी हो सकते हैं, कभी क्वेश्चन 1-2 कम भी हो जाता है। तो जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन लाइक एटम की, एनर्जी होती है 3 तरह की एनर्जी होती है। तो पहली एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो सभी को पता है 12 mv², लेकिन आपको यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो भैया जो काइनेटिक एनर्जी है जेट के फॉर्म में ये होता है Z² me4/8 NH∈0 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, क्या आप कह सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है ZE² अपॉन, और इसके बाद क्या आ जाएगा नीचे R²। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। 12 mv² जब आप लगाओगे तो 12 mv, इस 2 भी होगा यहाँ पे, तो 12 mv² इक्वल टू, जब किसी भी एटम की हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो वो निकल के आती है 12 mv²/r इक्वल टू के ZE²/r²। तो r कट गया, तो ये खाली r होता है, नॉर्मल r होता है, तभी यहाँ r² आएगा। अब देखो क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है भैया वो होती है -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी, ये बात आप ध्यान रखना। और वहीं जो टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना आप ध्यान रखना। अच्छा एक बात, कोई शॉर्टकट में इसको ऐसा भी लिखता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का अपॉन 2 और टोटल एनर्जी के ऐसे मॉड में इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ बात आपको ध्यान में रखनी है, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है 13.6 Z²/n², और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब भी कोई जंप वाला क्वेश्चन आता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है उस फॉर्म में, 13.6, 1 ओवर इनिशियल कहाँ पे है, इनिशियल के बाद
-1/, फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान रखना है। और एक जो क्वेश्चन आपका आया था, एज एन इंक्रीज मतलब अगर वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो घटती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। और ये जो एनर्जी का रिलेशन है, ये सेम रिलेशन आपको मिलेगा कहाँ पर, ये सेम रिलेशन मिलेगा आपको ग्रेविटेशन में। ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कंसेप्ट मैप थर्ड है मेरा, ये पहला तो हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन की एनर्जी का जनरल इंफॉर्मेशन थी, दूसरा हाइड्रोजन की एनर्जी का था, तीसरा आपको देखना है स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन जब भी बोर की थर्ड जो रिलेशन है, थर्ड रिलेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो स्पेक्ट्रल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आए या लेवल में आए तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, तो वहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन का कंसेप्ट आया। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ होती है, मैं जेट के टर्म में आपको फिर यही बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोजन दिया रहे। ठीक है, तो ये आपका NF का स्क्वायर हो गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए Z1। तो हाइड्रोजन में जो सीरीज मिली वो मिली लाइमन, एक मिली लाइमन, दूसरी मिली पाल्मर, तीसरी मिली पास्टियन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आगे मिली ब्रैकेट और लास्ट में मिली फंड। ये आपकी सीरीज मिली इसमें हाइड्रोजन एटम में। अब इसमें क्या होता है कि जो 1 से n आई जो है, जो जिसका इनिशियल 1 होगा, जो 1 से स्टार्ट होगी उसको लाइमन, जो 2 से बाल्मर, 3, 4, 5। NF कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा होगा। जो हमकी फाइनल हमारा जो है वो आपके इनिशियल से बड़ा होगा, इसमें 1 से बड़ा हो जाएगा, इसमें आपका 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कभी आता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है 1 से लेके 2 तक, 1 बढ़ा दो, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक। ठीक है, एंड सो ऑन। और वहीं अगर मिनिमम आ जाए तो मिनिमम होता है 1 से इन्फिनिटी, सीधा सीधा। इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं, 2 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइमन कौन से रीजन में पड़ती है, तो लाइमन यूबी में पड़ती है, और ये 2 विजिबल में पड़ती है बाल्मर, और बाकी जो है वो सब IR में पड़ती हैं। तीनों लाइनें आपकी IR में दिखती हैं हमको। ठीक है, इंफ्रारेड। आगे देखो, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो लाइमन है, बाल्मर है, रिलेशन दे देगा कि फर्स्ट लाइन क्या होगी। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, देखो n में कोई है तो उसके आगे क्या दिखेगा। अगर आप 1 पे बैठे हो और आपको पीछे नहीं आना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो आपके पास क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। तो लाइमन में पहली जो लाइन हो जाएगी वो 1 से 2 हो जाएगी, और पहली लाइन हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। अगर दूसरी लाइन कहेंगे तो स्टार्ट 1 से ही होगा, 2 से 3 नहीं होगी, 1 से 3 होगी। ऐसे ही बाल्मर के लिए अगर पहली लाइन कहेंगे तो 2 से 3, दूसरी लाइन 2 से 4, तीसरी लाइन 2 से 5। पहली लाइन की बाल्मर को अल्फा लाइन, दूसरी लाइन जो बाल्मर है उसको बीटा लाइन, तीसरी लाइन को गामा लाइन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा आता है कि वेवलेंथ निकालो। जो ये वेवलेंथ है, इस फॉर्मूले का हेल्प नहीं लेना होगा, तो आपको फिर इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। डेल्टा ई किसी भी तरीके से निकालना पड़ेगा, और डेल्टा ई जैसे ही आपका निकलेगा यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा SC की वैल्यू वहाँ पर हम यूज करते हैं 12400 ओवर डेल्टा ई। ठीक है, तो ये कई बार हम इनसे जल्दी अपना अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, और अपने नंबर श्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बता देता हूँ आपको कंसेप्ट में। देखो, जो स्कैटरिंग हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था उस पे बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने डिस्कवरी तो न्यूक्लियस की करी, बहुत सारे उसमें कंक्लूजन भी निकले। उसमें 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फॉर्मूले क्या हैं, एक तो है भैया इम्पैक्ट पैरामीटर, और दूसरा फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, आपने अपने कोचिंग में या खुद से पढ़ लिया होगा कि ये दोनों चीज़ होती क्या हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी अल्फा पार्टिकल की, वो न्यूक्लियस के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर हो जाती है। और यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। देखो, आप जरूरी नहीं है ना फॉर्मूला याद करो, आप ऐसे भी तो याद कर सकते हो ना।
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई और अल्फा पार्टिकल ई, ठीक है, और अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की, और उसका मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला बताया, जेड ई स्क्वायर ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। और ऊपर क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन एंगल है कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे अभी भी हमने इस पेपर में क्वेश्चन किया थीटा के टर्म में। तो अगर आपको थीटा का रिलेशन दिया है तो ये होता है कॉट थीटा बाई 2। अगर आपको हो सकता है चार्ज के टर्म में दे दें तो चार्ज दोनों चार्ज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इम्पैक्ट पैरामीटर के टर्म में किसी के टर्म में बताओ। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, एक क्वेश्चन एक बार यहाँ यह आया था, जो हमारे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं और जो गोल्ड की थिकनेस है आपकी, उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। तो अगर दो केस हम ले लें तो दो केस में क्या हो जाएगा, N1 T1 ओवर N2 T2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार एक ग्राफ पूछा गया था, इसी से ये सारे फॉर्मूले इसी के हैं, आपको ये नहीं बताए जाते हैं या आप इनको नहीं पढ़ते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ तैयार करके जाइए, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो हमारा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो भैया उसका भी एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं, जिसको हम एन से लिख रहे हैं, वो हमारा डिपेंड करेगा 1 ओवर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो कई बार तो होता है कि आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि क्या होगा, और एक बार आपका 19-20 में कभी या 23 में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, इसका ग्राफ पूछ लिया था एन और थीटा के बीच में। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा भैया वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अच्छा, इसमें ना ये जो हमने लिखा है, ये जो चार्ज होगा इसमें 2e यूज करना आप, 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e। तो इसमें जो r है, ये r को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, e लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने दो चीजें करी इसमें, पहला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट पैरामीटर, ये दो रिलेशन इसके। तीसरा नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल कितने होंगे, वो हमने ये सारी चीज़ें करी। ठीक है, तो ये था हमारा एटम्स के कुछ PYQ। आई होप आपने ये पसंद किए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कहने की ज़रूरत न पड़ी बच्चों, आपका अपना चैनल है, जितनी जल्दी आप इसको ग्रो करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे अपना, उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको जो भी चीज़ें करनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि भैया ये वाला करवा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।